हेलो बच्चों, चैप्टर 4 का हमारा टॉपिक असंग जनन खत्म हुआ है। नेक्स्ट था विधियां पढ़ा रही थी स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्पेशल मेथड में असंग जनन हम पढ़ चुके हैं। और सेकंड है आपका अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा कि अनिषेक बीजता किससे संबंधित है कि जब बीज का निर्माण क्या हो, बीज का निर्माण कैसा हो कि द्विगुणित बीजांड की कोई सी भी कोशिका, ये बीजांड था, बीजांड की कोई सी भी कोशिका से, कौन सी, द्विगुणित कोशिका से हो जाए। बीजांड क्या, बीज का निर्माण बीजांड की कोई सी भी द्विगुणित कोशिका से हो जाए, उस बिना निषेचन के हो जाए। अनिषेक बिना निषेचन के हो जाए और कोई भी 2n कोशिका से हो जाए बीजांड का, बीजांड की कोई सी भी 2n कोशिका, चाहे वो बीजांड काय की हो, अध्यावरण की हो, है ना, तो कोई सी भी द्विगुणित कोशिका से बीज का निर्माण हो जाए और बिना निषेचन के हो जाए। बीज का निर्माण बिना निषेचन के बीजांड की कोई सी भी द्विगुणित कोशिका से हो जाना अनिषेक बीजता कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर में भी ये था, जिसमें मैंने अलैंगिक जनन असंग जनन के बाद अनिषेक बीजता आपको पढ़ाया था। उसमें भी मैंने ये आ चुका है 2018 में। नेक्स्ट है ये बीज जो होगा, जो इससे बीज बने, अगर 2n से कोई बीज बन रहा है तो वो 2n ही होगा। द्विगुणित कोशिका से कोई बीज बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, तो वो द्विगुणित ही होगा वो बीज। और क्या होगा, ये मात्र पादप के समान होगा। मात्र मीन्स जैसे जनक के गुण होते हैं, जनक पादप में जैसे गुण होते हैं, संरचनात्मक आकार के रूप से जो भी लक्षण उसमें पाए जाएंगे, हूबहू वो अपने जनक या मात्र को पादप के समान ही होगा। तो इसका एक प्रकार है जिसको हमने क्या कहा था कि अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद, क्या बोला था, असंग जनन, वो इसका उदाहरण है। या इसका एक प्रकार मान लें कि अनिषेक बीजता का एक प्रकार है अपस्थानिक भ्रूणता, जो किसका प्रकार था, बीजाणुद्भिद, द्विगुणित बीजाणुद्भिद असंग जनन का भी एक प्रकार है। कि इसमें क्या है, द्विगुणित का, देखो बीजांड की कौन सी द्विगुणित कोशिका है, बीजांड का या अध्यावरण की कोई सी भी द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन के किसका, बीज का निर्माण हो रहा है। भ्रूण का निर्माण होगा, जब भी तो बीज का निर्माण होगा, फिर बीज से क्या होगा, फल विकसित होगा, और बीज जब अंकुरित होगा तो पादप का निर्माण होगा। तो तीनों बातें कह सकते हैं कि ये जो पादप होगा, बीज उगाएंगे तो जो पादप होगा वो पादप कैसा होगा, द्विगुणित होगा। और जो मात्र पादप था मतलब जनक के हूबहू सारे गुण इसमें आएंगे। उसी प्रकार क्या है, अनिषेक बीजता जो होता है, समस्त पादपों में द्विगुणित बीज, उसमें गुण जो होंगे क्या होंगे, द्विगुणित होंगे सारे गुण। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म परिवर्धन। थर्ड बताया था मैंने, सूक्ष्म, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, सूक्ष्म परिवर्धन। सूक्ष्म परिवर्धन के ऊपर एक अच्छा आपका पूरा चैप्टर है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो इसकी परिभाषा क्या है। जब आप चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे तो इस छोटी सी बात को आप आसानी से समझ जाओगे कि सूक्ष्म परिवर्धन ये है कि पादप की एक जीव द्रव्य, किसे बोलते हैं, जीव द्रव्य। एक तो जीव द्रव सुना था, क्या लग गया यहाँ पे, इसका मतलब ये पादप की सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, फिर कोशिका झिल्ली होती है। जब हम सूक्ष्म परिवर्धन, हमारे जो मानव है वो क्या कर रहा है, पादपों को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने के लिए, अपने लाभ के लिए इस नई तकनीकी को अपना रहा है, जिसको टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। और इसमें क्या होगा कि जो जीव द्रव्य का उपयोग किया जाता है, इसकी भित्ति हटा दी जाती है। इसकी जो पादप होता है, इसकी भित्ति, जो कोशिका होगी उसकी भित्ति हटा ली जाएगी, या उसका उपयोग होगा, या फिर कोशिका का उपयोग होगा, कोशिकाओं का उपयोग होगा, या ऊतकों का उपयोग होगा, या अंग का उपयोग होगा कोई।
पादप का कोई सा भी पार्ट ले लें, चाहे और कैंसर शीर्ष विभाज्योतक का पार्ट लेते हैं। कौन से? शीर्ष विभाज्योतक आपने पढ़े थे 11th क्लास में, जहाँ पर क्या है, यहाँ पर वृद्धि ऊतक पाए जाते हैं, वृद्धि हार्मोन पाए जाते हैं जो पादप को ग्रोथ या वृद्धि करने में सहायक होते हैं। ऑक्सिन, साइटोसिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। इस प्रकार यहाँ पे एक पादप की जीव द्रव्यक लेंगे या कोशिकाएं लेंगे या ऊतक या अंग ले लेंगे या कोई पुष्प का कोई भाग ले लेंगे। तो इस प्रकार पादप का कोई सा भी अंग उसमें से लेकर उसको एक संवर्धन माध्यम में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। संवर्धन माध्यम कैसा होगा कि उसमें सारी चीजें होंगी। एक फ्लास्क लेंगे, इस प्रकार ये ऐसे ले सकते हैं। एक फ्लास्क लिया है, इसको फ्लास्क बोलते हैं, इसको बीकर बोलते हैं। फ्लास्क में संवर्धन माध्यम वो कि उसमें सारे पोषक तत्वों, एक पादप को पोषक तत्व का भी एक आपका पूरा चैप्टर है कि उसमें पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये प्राकृतिक पोषक तत्व हैं, है ना। पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीज, कैल्शियम, और होता है बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। ये बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो इसमें रासायनिक रूप से तैयार किया गया जो माध्यम है। और जल भी, ठीक है, जल भी इसमें रासायनिक रूप से जो तैयार किया गया है, इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो एक पादप को उगने के लिए, ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये संवर्धन माध्यम में, उचित रासायनिक संवर्धन माध्यम में क्या कर लेते हैं, या तो जीव द्रव्यक ले लेते हैं, या कोशिका ले लेते हैं, या ऊतक या अंग या पुष्प का कोई भाग, को पादप का कोई शीर्ष विभाज्योतक ले लेते हैं। तो कोई सा भी अंग लेके उसको निर्जर्मीकृत किया जाता है, निर्जर्मीकृत किया जाता है। मीन्स उसके जर्म या सूक्ष्म जीवों या मिट्टी आदि को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, धोया जाता है। साफ करने के बाद जो भाग इसमें डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। जो इसमें भाग डाला जाएगा, कटिंग के पहले कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद इसको धोया जाता है। धोना मीन्स निर्जर्मीकृत किया जाता है। निर्जर्मीकृत सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर, मिट्टी को हटाकर शुद्ध करके इस संवर्धन माध्यम में डाल दिया जाता है। संवर्धन माध्यम में जब डाला जाता है तो उसे कहते हैं कैलस। कैलस बन जाता है। कैलस से जब ये उचित पोषक माध्यम इसको मिलेगा तो क्या होगा, इसमें पादप उगने लगेंगे। एक नहीं, एक से बहुत सारे, एक कोशिका से एक दूसरी कोशिका, इस प्रकार एक साथ बहुत सारे पादप उगेंगे, प्ररोह बनेंगे, उसके बाद जड़ तंत्र बनना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार संवर्धन माध्यम में ये न्यू तकनीकी है जिससे ज्यादा से ज्यादा पौधों का उत्पादन किया जा सके। सीमित जगह पर, थोड़े स्थान पर भी, एक रूम में भी ऐसे ट्रे लगाकर टेस्ट ट्यूब में या इसमें फ्लास्क में बहुत सारे पौधे उगाए जा सकते हैं। फिर उनको जैसे ही बड़े होंगे फिर उचित माध्यम, वातावरण उनको होते हैं, उसमें जाके उनको दूसरे गमलों में या खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। और इसमें क्या है कि ये जो पौधे होते हैं ये रोग मुक्त होते हैं, इसका प्राकृतिक कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाहर किसी का माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पौधों के ऊपर। इसलिए ये अच्छी तकनीकी है जो आजकल पौधे, फल युक्त या फसलों के जितने भी पौधे उगाए जा रहे हैं, या लकड़ी के लिए या फल उत्पादन के लिए, सब्जियों के लिए जितने भी पौधे या औषधि महत्व के जितने पौधे उगाए जा रहे हैं वो इसी माध्यम से उगाए जा रहे हैं कि इनमें उत्पादन भी अधिक होगा और क्या होगा, ये रोग मुक्त होते हैं और कम स्थान घेरेंगे, ज्यादा से ज्यादा पौधों को विकसित किया जा सकेगा। तो इसीलिए ये तकनीक अब अपनाई जा रही है। और इसका कारण है कि बाह्य वातावरण का इस तकनीक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये रोग मुक्त होते हैं, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बाह्य रोगाणुओं का।
तो इस प्रकार ये संवर्धन माध्यम में क्या किया जाता है, कोशी पादप की कोई जीव द्रव्य कोशिकाओं या ऊतकों या अंगों को या पुष्प का कोई भी भाग या शीर्ष विभाजियों तक उनको लेकर क्या किया जाता है, निर्जमीकृत किया जाता है। निर्जमीकृत मतलब उनको पानी से धोया जाता है, ट्विल 20 से धोया जाता है। उसके बाद सूक्ष्म जीव मृदा को हटाने के बाद इस संवर्धन माध्यम में क्या है, उचित पोषक तत्व उस घोल के अंदर इसको डाल दिया जाता है। फिर इसका अंकुरण भ्रूण या कैलस जो क्या कहेंगे इसको, कैलस जो होता है इसमें से प्ररोह निकलते हैं, प्ररोह तंत्र, इसमें प्ररोह निकलेंगे 1 2 3, तो हर कोशिका से निकलेंगे, उस प्रकार प्ररोह निकलेंगे। प्ररोह के बाद थोड़े दिनों बाद जड़ निकलेंगे। तो इस प्रकार हम कम समय में बहुत ज्यादा पादपों का उत्पादन कर सकते हैं। ये था आपका सूक्ष्म परिवर्धन। तो पहला मैंने असंग जनन पढ़ाया, फिर है आनिषेक बीज था, थर्ड है आपका सूक्ष्म परिवर्धन। सूक्ष्म परिवर्धन का लाभ भी बता दिया, मीन्स इसका महत्व क्या है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म परिवर्धन के बाद आपका है बहुबीजाणुता। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुबीजाणुता क्या है। बहुबीजाणुता बहुभ्रूणता है वो, बहुभ्रूणता। आप शब्द से ही समझ रहे हैं, बहु मतलब बहुत ज्यादा, बहुवचन है तो बहुत ज्यादा, भ्रूण बनना है ना, तो क्या कहलाएगा, बहुभ्रूणता कहलाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि बीजांड में जब बीज का निर्माण हो, बीजांड में जब एक ही बीजांड में क्या हो, एक ही बीजांड हो, एक ही बीजांड में एक ही बीज में, इसको या कर लेते हैं, बीज में या अंड कोशिका, कौन सी, निषेचित, बीजांड में हो चाहे बीज में हो चाहे निषेचित अंड कोशिका में हो, जब एक से अधिक भ्रूण बन जाएं, एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो, ठीक है, चाहे वो द्विगुणित कोशिका से हो चाहे वो अगुणित कोशिका से हो, तो क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। एक ही बीजांड या बीज या निषेचित अंड में से एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ये अगुणित भी हो सकते हैं और द्विगुणित भी हो सकते हैं। सबसे पहले संतरे में इसको देखा, संतरे के फल में बीजों में इसको देखा, संतरे के बीज में देखा था, वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था इसको कि सन 1719 में देखा था इसको संतरे के बीजों में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इसको देखा कि बहुभ्रूणता पाई जाती है, कि एक ही बीज है, इस प्रकार बीज के यूं पार्ट में बटा हुआ है वो। आप नींबू का बीज देख लीजिएगा, अभी जामुन आ रहे हैं, जामुन का बीज है, नींबू आप शिकंजी बनाते हो तो नींबू का ऊपर का ये सीड कोट है ये हटा देना, और उसके बाद देखना ऐसे छोटे छोटे ऐसे पार्ट में डिवाइड रहेगा। चाहे संतरा देख लो चाहे जामुन देख लो, जामुन का बीज देखोगे या बो के देख लेना, चौमासा चल रहा है जल्दी से उग जाएगा, तो एक ही ऐसे पार्ट बने होंगे कि एक यहाँ से एक ही बीज में से अगर तीन है तो 3 भ्रूण है, इसका मतलब अगर 4 है इस प्रकार 6 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार कितने पौधे उगने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 पौधे उगने वाले हैं एक ही बीज में से, क्योंकि भ्रूण कितने थे, इसमें 6 थे। ये क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीजन है कि बहुभ्रूणता होती है। इसके कारण क्या है, विदलन के कारण हो जाता है, या एक से अधिक बीज भ्रूण बन जाते हैं, बीजांड के अंदर या बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। जब परिवर्धन हो रहा होता है, जब युग्मनज बनता है, उस टाइम युग्मनज में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ये नहीं कि पादपों के बीजों में पाया जाता है, भ्रूण में या पादपों के युग्मनज में विदलन होगा, उससे ये 1 से 2 3 4 भ्रूण बन जाएंगे। ये जंतुओं में भी पाया जाता है
कि जंतुओं में ये संतरे के बीज में सबसे पहले किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था कि संतरे के बीज में बहुभूर्णता पाई जाती है। अगर संतरे के बीज को बोया जाए, एक बीज में से 2, 3, 4 उन्होंने देखा कि प्ररोह निकल रहे हैं। इसी प्रकार मैंने आपको जामुन, नींबू और इनका उदाहरण बताया। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि बहुभूर्णता कैसे होती है। बहुभूर्णता जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म मीन्स अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो पादप हैं, जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, शीट कोट नहीं पाया जाता, उनका ये सामान्य गुण है। उनमें उनके बीजों में क्या है? बहुभूर्णता एक सामान्य गुण है। अक्सर सारे बीजों में बहुभूर्णता पाई जाती है। जबकि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, मीन्स अनावृत पढ़ रहे हैं, आवृत बीजी पढ़ रहे हैं, आवृत बीजी पढ़ रहे हैं। इनमें कुछ ही बीजों में पाया जाता है। जैसे मैंने संतरा कुल बताया है, नींबू कुल जिसे बोलते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उसके बाद मैंने बताया जामुन। इनमें क्या पाया जाएगी? बहुभूर्णता पाई जाएगी। एक वेंडा है, वेंडा जब होता है, अंकुरण होता है, अधिपादप है ये। जब इसका अंकुरण होता है तब इसमें बहुत सारे भ्रूण दिखाई देते हैं। अंकुरण के टाइम पे वेंडा के बीज में वैसे नहीं दिखाई देते। जब उसका अंकुरण होता है एक बीज का, तो क्या होगा? बहुत सारे भ्रूण अलग अलग अंकुरित प्ररोह दिखाई देंगे अंकुरण के टाइम पे। तो ये बहुभूर्णता के कारण भी मैंने बता दिए कि कारण क्या है। कि जब युग्मनज बना था, हमने युग्मनज के बारे में पढ़ा था। युग्मनज एक कोशिका थी, फिर इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। विभाजन हुआ था, 2 कोशिकाएं बनी थी। एक शीर्षस्थ कोशिका जिसे भ्रूणीय कोशिका और एक आधारीय कोशिका बोला था। उसके बाद आगे हमने कहा था इसकी 4 कोशिकाएं बनी, नीचे निलंबक बना, फिर उसके बाद अष्टांग बना इसका, फिर उसके बाद बहुत सारी इस प्रकार परिवर्तन होते गए। लास्ट में इस प्रकार क्या बन गया? प्राक भ्रूण बना। और ये इस प्रकार, तो जब ये प्राक भ्रूण की अवस्था में आता है, जब यहाँ खांच बनती है, तो क्या होगा? विदलन हो जाता है। क्या बन जाता है? यहाँ पर विदलन हो जाता है प्राक भ्रूण का या युग्मनज का। या प्राक भ्रूण का होगा या युग्मनज का होता है। युग्मनज यहाँ से 2 भागों में बंट जाता है। पहले जीव द्रव अलग होता है, जीव द्रव के बाद क्या अलग होता है? आपने पढ़ा था कि कोशिका के चक्र में, कोशिका के चक्र में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि ये कोशिका होती है। पहले इसका जीव द्रव बढ़ता है, जीव द्रव बढ़ने के बाद यहाँ पे केंद्रक आ जाते हैं, फिर इनका क्या बढ़ता है? केंद्रक बढ़ जाता है, और ये खांसी बनने के बाद 2 कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार जो जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, या बकरी के बच्चे पैदा हो रहे हैं, या एक डॉगी जो है, विच जो है वो 4 या 5 बच्चे दे रही है, वो इसी वजह से दे रही है। जब युग्मनज का विदलन हो जाए, क्या होता है? विदलन या विभाजन। शब्द कौन सा? क्लीवेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कि जब जाइगोट का क्लीवेज हो जाता है, क्लीवेज मीन्स विदलन या विभाजन हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 भ्रूण बन गए। कितने भ्रूण बन गए? 2 भ्रूण का विकास होगा। और ऐसे ही मैंने बताया था पादपों के अलावा जंतुओं में भी ये पाया जाता है। तो जब युग्मनज, नर और मादा युग्मक जब मिले और यहाँ पे जाइगोट बन गया, जब जाइगोट बना तो इसका जब जीव द्रव और फिर बाद में केंद्रक जब विभाजित हुए, गुणसूत्र आपस में एक दूसरे से साझा किए, तो उस समय जब ये कोशिका चक्र कंप्लीट कर रहा था जाइगोट, तब ये विदलन हो जाता है और 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, अलग अलग भ्रूणों के रूप में बढ़ जाता है। ये भी 2n होती है और ये भी 2n होती है, समान बढ़ जाता है इसमें। तो इस प्रकार 2 भ्रूणों से आगे 2 क्या कहते हैं, 2 भ्रूण, चाहे वो बीज में हो चाहे मानव में, तो 2 जुड़वा बच्चे भी पैदा ऐसे ही होंगे कि युग्मनज का विदलन हुआ है, क्लीवेज हुआ है। और जब कोई बीज में कोई बीज भ्रूण बन रहा हो, भ्रूण का विकास हो रहा हो और बीज बनना हो, तब भी 2 क्लीवेज हो जाएगा, विदलन हो जाएगा, तो 2 उसमें 3 हो जाएंगे, तो 3 बीज बने, 3 प्ररोह निकलेंगे जब अंकुरण होगा। 4 बार हो जाएगा तो 4 प्ररोह निकलेंगे जब अंकुरण होगा। तो इस प्रकार युग्मनज में क्या होगा? कारण क्या है? विदलन की वजह से। और बहुत से कारण हैं बहुभ्रूणता के, आगे पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। कि बहुभ्रूणता में जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका के अलावा
क्या हो जाए, ये तो अंड कोशिका थी और इसकी सहायक कोशिकाओं से क्या हो, सहायक कोशिकाओं में क्या हो, निषेचन हो जाए। इसमें तो हुआ ही है, इसमें भी हो जाए तो क्या होगा, या ये अगुणित में ही क्या हुआ था, अपयुग्मन के टाइम पे बताया था कि बिना निषेचन के ही सहायक कोशिका में क्या हो, भ्रूण का विकास हो जाए। तो सहायक कोशिका में हो जाए तो इस प्रकार एक भ्रूण कोश में 2 भ्रूणों का निर्माण हो रहा है, 3 भ्रूणों का निर्माण हो रहा है। तो ये भी क्या है कि अंड कोशिका के अतिरिक्त उसमें तो निषेचन से भ्रूण बन रहा था, कोई सहायक कोशिका से भी भ्रूण बन जाए, निषेचन से या बिना निषेचन से, तो भी क्या होगी, बहुभ्रूणता हो जाएगी। उसके बाद एक और है कि बहुभ्रूण का एक और कारण है कि बीजांड में ये पूरा बीजांड है, बीजांड में एक से अधिक, ये अध्यावरण है, बीजांड में एक से अधिक क्या हो कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बन जाए। कैसे, चाहे वो बाहर से बने, चाहे अंदर से बने, चाहे कोई सी भी कोशिका से बने, चाहे 2n से बन जाए, चाहे n से बन जाए, है ना। बीजांड में कहीं भी क्या बन जाए, एक से अधिक भ्रूण बन जाए या भ्रूण कोश के बाहर बने, है ना। पहले तो हमने अंदर की बात करी, भ्रूण कोश के बाहर बन जाए, चाहे इससे बन जाए, चाहे अध्यावरण से बन जाए, चाहे बीजांड काय से बन जाए। तो अभी क्या होगी, जब भ्रूण को या बहुत सारे भ्रूण कोश बन जाए, इस प्रकार यहाँ पे प्रतिध्रुवी कोशिका है या अंड कोशिका, यहाँ पे भी प्रतिध्रुवी, बहुत सारा जब विभाजन हो रहा हो तो बहुत सारे भ्रूण कोश बन जाए, तब भी क्या होगा, बहुभ्रूणता होगी। ये इसके कारण है और प्रकार भी है। तो इस प्रकार विदलन बहुभ्रूणता जो मैंने पढ़ाई है, विदलन बहुभ्रूणता इम्पोर्टेंट है और विदलन बहुभ्रूणता इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका बहुभ्रूणता का क्या महत्व है। देखो, जितना ज्यादा बहुभ्रूणता से बीज ज्यादा से ज्यादा हम पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें जो होगा रोग मुक्त होंगे पौधे, ज्यादा संख्या में उत्पादन कर सकेंगे हम। जो ये बहुभ्रूणता से उत्पन्न जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे और अपने मात्र पादप के समान लक्षण प्राप्त होंगे। और ये हमारी जो है आजकल की जो तकनीकी चल रही है, भ्रूण रोग रहित होंगे और क्या होंगे, ओज से भरपूर होंगे। इस प्रकार क्या होंगे, इनके क्लोन तैयार किए जा सकेंगे। तो ये आज की जो तकनीकी है, पादपों की वृद्धि के लिए या अपने लाभ के लिए ये तकनीकी बहुत अच्छी है बहुभ्रूणता की। इसका हमारे क्या है, दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। और क्या कहते हैं, इससे क्या होगा, आर्थिक महत्व भी होगा किसानों को भी और सभी को बहुत ज्यादा लाभ होगा। लास्ट है आपका टॉपिक कायिक प्रवर्धन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था कायिक प्रवर्धन 4 नंबर का, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। मुझे लगता है रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, कि पादप का जो भ्रूण या बीज या नए पादप का निर्माण बीज से ना होकर किसी पादप के किसी अन्य कायिक भाग से हो जाए। क्या हो, जो पादप का निर्माण है वो किससे हो, कि बीज से न होकर पादप के कायिक भाग से हो जाए, काया के भाग से हो जाए, चाहे वो जड़ से हो जाए, तने से हो जाए, पत्ती से हो जाए, जननांगों के द्वारा हो जाए, अतिवृद्धियों से हो जाए या पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे, काया के द्वारा। हमने इसमें प्रावर्ध पढ़ा था, शब्द और परिभाषा भी बताई थी कि जो क्या है प्रवर्ध, वह भाग पादप का जो क्या है अंकुर नए पादप को उगने में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे प्रवर्ध कहते हैं। मैंने आलू का उदाहरण बताया था, आलू की ये क्या निकल रही है, आंख, इनको क्या बोलेंगे, प्रकलिका, कलिकाएं बोलेंगे, कलिकाएं। तो ये कलिका से क्या हो, हमको इसको काट कर इसको उगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रवर्ध। तो ये भाग क्या कहलाएगा, जो काटा है जहाँ से ये कलिका निकली हुई, प्रवर्ध कहलाएगा, जो हम क्या नया पादप विकसित करने में सहायक हो। तो इस प्रकार हमने कायिक प्रवर्धन में ये पढ़ा था और प्रवर्ध की परिभाषा पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक पढ़ा था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हमने कहा था तनों में होता है, जैसे आलू, अरबी, अदरक, ठीक है, शलजम हो गया, और क्या कहते हैं पुदीना, घास, ये सारे क्या हैं, अरबी हो गई, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सारे क्या हैं, तने हैं। तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। फिर हमने पढ़ा था जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों की, शीशम की आपने देखा होगा, एक पेड़ उग रहा है और थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो नया पेड़, तो वो जड़ क्या है, वायु के संपर्क में आई और कुछ अंदर मिट्टी में रही, तो वहां से एक नया प्रवर्ध निकला और वहां से क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से शीशम के पेड़ उग गए जड़ों के द्वारा। और मैंने पत्तों के द्वारा बताया था, एक पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम उदाहरण बताया था कि पत्तियों के किनारों पर क्या होगा, परिपक्व होने के बाद प्रवर्ध उगेंगे और वो जब नीचे जमीन पर गिरेंगे तो क्या होंगी, अतिवृद्धियां बोलते हैं इनको, तो उनसे क्या होंगे, पत्र प्रकलिकाएं निकलेंगी, उनसे क्या होगा, नीचे जब जमीन में गिरेंगी तो वो पादप बन जाएगा। नेक्स्ट बताया था जननांगों के द्वारा, रामबांस और रतालू उदाहरण बताए थे मैंने जननांगों के द्वारा, कि वो जननांग पुष्प के आने के स्थान पर क्या आ जाए, वहां पर पत्र प्रकलिकाएं आ जाए, है ना, फूला हुआ भाग, डायग्राम भी मैंने बताया था, पत्र प्रकलिकाएं आ जाए, पुष्प ना आए वहां पर, तो उससे क्या होगा, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। जननांग वहीं पे ही विकसित होकर प्रकलिकाएं बन जाएंगी। तो कृत्रिम मैंने बताया था कि मानव अपनी आर्थिक वृद्धि मतलब आर्थिक महत्व के लिए पादपों को कृत्रिम रूप से क्या करता है, परिवर्धित करता है, विकसित करता है। कौन कौन सी विधि बताई थी, एक कर्तन विधि बताई थी, कर्तन में भाग बताए थे, स्तंभ कर्तन, मूल कर्तन, फिर मैंने टीला दाब विधि बताई थी, उसके बाद मैंने आपको बुट्टी बताया था, उसके बाद मैंने वायु दाब बताया था, उसके बाद मैंने बताई थी रोपण, रोपण में जीवारोपण, ये सारे भाग बताए थे, खच्चर रोपण, मुकुट रोपण, किरीट रोपण। तो इस प्रकार ये आपका कायिक प्रवर्धन फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है और आपको नोट्स भी मैंने सेंड कर दिए हैं, तो उसमें ये पढ़े। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 4 आज खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।